जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। साथियों, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये आज तीसरी नंबर की वीडियो है, जो कि इससे पहले मैंने दो वीडियो प्रोवाइड कर रखा है जिसमें 20-20 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। ये क्वेश्चन आईटीआई फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और जितने भी प्रश्न आपको यहाँ पर बताए जाएंगे सारे प्रश्न आपको डिटेल में बताए जाएंगे, तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, कौन सा नियम बताता है कि विद्युत शक्ति वोल्टेज और धारा के गुणनफल के बराबर होती है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया ओम का नियम। हालांकि यहाँ पे पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा ओम का नियम, क्योंकि ओम का जो नियम है केवल ये वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस का संबंध बताता है। और बी ऑप्शन दिया गया जूल का नियम, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जूल का जो नियम है ऊष्मा उत्पन्न से संबंधित नियम है, तो ये अलग चीज़ है। और सी ऑप्शन दिया गया है विद्युत शक्ति का नियम, इलेक्ट्रिकल पावर लॉ, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इसका सूत्र क्या होता है, पावर का P बराबर होता है VI। मतलब कि हम कह सकते हैं कि विद्युत शक्ति का जो सूत्र है P बराबर VI है। और इसी को लेकर प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन सा नियम बताता है कि विद्युत शक्ति वोल्टेज और धारा के गुणनफल के बराबर है। तो वोल्टेज V हो गया और धारा आपका I हो गया। और भी आई यदि लिखते हैं तो भी गुणे आई ऐसे भी तो हम लिख सकते हैं, तो ये गुणनफल के बराबर P होगा, तो ये पावर होगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर है साथियों? आगे देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है विद्युत ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है। तो विद्युत ऊर्जा की एसआई इकाई जो होती है उसको जूल बोला जाता है। जी हाँ, एसआई पद्धति में ऊर्जा की जो इकाई होती है वो जूल होती है। और व्यवहारिक रूप से यदि देखा जाए तो विद्युत ऊर्जा को KWH लिखा जाता है, किलो वाट आवर यहाँ पे लिखा जाता है। तो ये आपका सही हो जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। और यहाँ पर भी ऑप्शन दिया गया वाट, तो वाट जो होता है शक्ति की इकाई होता है। और सी ऑप्शन वोल्ट दिया गया है, तो ये विभवांतर का इकाई है। और डी ऑप्शन एम्पियर दिया गया है, तो ये धारा की इकाई है। क्लियर है साथियों? आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया था इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किस प्रकार की धारा का उपयोग किया जाता है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में साथियों डीसी धारा होता है। जी हाँ, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए डीसी की ही जरूरत पड़ती है। इसमें धारा की दिशा जो होती है स्थिर होती है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाता है। और ए ऑप्शन दिया गया है एसी, मतलब कि प्रत्यावर्ती धारा। तो एसी में धारा की दिशा बदलती रहती है, तो इसलिए इसमें हम उपयोग नहीं करते, क्योंकि इलेक्ट्रोप्लेटिंग में स्थिर धारा की ज़रूरत होती है। और स्थिर धारा केवल यहाँ पे डीसी ही दे सकता है, एसी नहीं दे सकता है। और पल्सेटिंग करंट भी नहीं दे सकता है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है। और डी ऑप्शन दिया गया हाई फ्रीक्वेंसी करंट, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी करंट जो होता है इस कार्य के लिए होता ही नहीं है। ये बड़े बड़े उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 44, जिसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में सबसे अधिक विद्युत चालकता किसकी होती है। मतलब सबसे अच्छा जो कंडक्टर माना जाता है, जो चालक माना जाता है, वो कौन सा है। एल्युमिनियम तो यहाँ पे अच्छा चालक होता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे अच्छा चालक कौन सा है। तो सबसे अच्छा चालक आपको यहाँ पे सिल्वर देखने को मिलता है, जिसको हिंदी में हम चांदी बोलते हैं। तो ये जो है इसमें जो है धारा जो होती है वो काफ़ी अच्छा से प्रवाहित होता है यहाँ पर। तो चांदी जो है विद्युत चालकता जो कि सभी धातुओं में सबसे अच्छी है, तांबा से भी अच्छी है, लोहा से भी अच्छी है। और यहीं पे चांदी न रहता तो हम यहाँ पे तांबा को सही मारते हैं। और तांबा से नीचे जो आता है एल्युमिनियम आता है, उसके बाद स्टील और लोहा आता है। तो एक यहाँ पे इसका सीक्वेंस होता है, कभी कभी ऑप्शनों का यहाँ पे हेर फेर कर देता है, तो ऐसे चीज़ों को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि विद्युत शक्ति मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो विद्युत शक्ति को मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, तो वाट मीटर का उपयोग करते हैं। और वाट मीटर यहाँ पे हमको सी ऑप्शन में देखने को मिलता है करेक्ट आंसर। जी हाँ, वाट मीटर जो है विद्युत शक्ति मापने का मापक यंत्र है।
और ए ऑप्शन दिया गया वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर जो है केवल वोल्टेज माप सकता है। और ओमीटर दिया गया तो ये केवल धारा माप सकता है। और डी ऑप्शन दिया गया ओम मीटर, तो ओम मीटर जो है ये प्रतिरोध माप सकता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि विद्युत शक्ति मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो विद्युत शक्ति मापने के लिए केवल वाट मीटर। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है? आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है लेड एसिड बैटरी में सामान्यतः कौन सा इलेक्ट्रोलाइट उपयोग किया जाता है। तो लेड एसिड बैटरी में आसुत जल होता है, और यहाँ पे दिया गया है आसुत जल नहीं, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। यहाँ पर आपका सल्फ्यूरिक अम्ल भी ऑप्शन दिया गया है, ये आपका बिल्कुल सही होगा, क्योंकि लेड एसिड बैटरी जो होता है ये पतला होता है, तो इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है इलेक्ट्रोलाइट के रूप में डाला जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वहीं पर ए ऑप्शन दिया गया आसुत जल, तो आसुत जल जो होता है केवल इलेक्ट्रोलाइट का अस्तर बनाता है, ये रखने के लिए नहीं मिलाया जाता है, ये गलत है। और सी ऑप्शन दिया गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो इसमें उपयोग ही नहीं किया जाता है, क्योंकि इसकी इसमें ज़रूरत ही नहीं है। और डी ऑप्शन दिया गया नाइट्रिक अम्ल, तो नाइट्रिक अम्ल भी बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है, हालांकि इसकी ज़रूरत ही नहीं, तो इसका हम उपयोग क्यों करेंगे, ये आपका गलत है। केवल आपका यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में एक ही चीज बदलता है, और उसको बोला जाता है विद्युत मोटर। जी हाँ, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, विद्युत मोटर, क्योंकि विद्युत मोटर जो होता है ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ए ऑप्शन दिया गया ट्रांसफार्मर, तो ट्रांसफार्मर जो होता है ये केवल वोल्टेज बदल सकता है, ये जो होता है ऊर्जा नहीं बदलता है। और बी ऑप्शन दिया गया जनरेटर, तो जनरेटर जो होता है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जनरेटर जो होता है ये विद्युत मोटर का बिल्कुल उल्टा होता है, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया संधारित्र, तो संधारित्र जो होता है एक तरह से विद्युत आवेश संग्रह करने वाला होता है, ये अलग चीज़ है। जैसे आप कैपेसिटर का उपयोग देखे होंगे, जो सीलिंग फैन होता है, जो टेबल फैन होता है, उसमें उपयोग किया जाता है। तो एक तरह से ये क्या होता है, केवल विद्युत आवेश संग्रह करता है। यहाँ पे बदलने का इसका कोई प्रोसेस नहीं होता है कि ये एसी को डीसी में बदलेगा या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में बदलेगा, ऐसा ये कुछ नहीं करता है। तो हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया था चालक में उत्पन्न ऊष्मा की गणना किस नियम से की जाती है। तो कोई भी यहाँ पे कंडक्टर है, उसमें यदि ऊष्मा है तो उसकी गणना आप किस नियम से करेंगे। जैसे फैराडे के नियम से करेंगे। फैराडे का नियम तो इसमें काम ही नहीं करेगा, क्योंकि फैराडे का जो नियम होता है केवल चुंबकीय प्रेरण के लिए होता है, विद्युत अपघटन के लिए होता है, इसमें ऊष्मा के चालक से इसका कोई संबंध नहीं है। और बी ऑप्शन दिया गया जूल का नियम, ये आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि इसी में तो सूत्र हमारा मिलता है आई स्क्वायर आर टी। तो हम कह सकते हैं कि जूल के नियम के अनुसार H बराबर आई स्क्वायर आर टी, मतलब कि उत्पन्न ऊष्मा धारा के वर्ग के क्या होगा, प्रतिरोध और समय के समानुपाती होगा। तो यही आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, जूल का यही नियम है। और सी ऑप्शन दिया गया ओम का नियम, तो ओम का जो नियम है ये केवल वोल्टेज धारा और रेजिस्टेंस में जो होता है संबंध बताता है, शायद मैंने आपको पहले क्वेश्चन में ही बता दिया इसके बारे में। और डी ऑप्शन दिया गया किरचॉफ का नियम, तो किरचॉफ का जो नियम है ये नेटवर्क विश्लेषण में इसका उपयोग किया जाता है, हर जगह इसका उपयोग नहीं किया जाता है, तो ये ऑप्शन गलत है, केवल आपका यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कौन सा अवयव विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है। तो साथियों इसमें होता है प्रतिरोध, जी हाँ, जिसको यहाँ पे हम बोलते हैं रजिस्टर। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा, क्योंकि प्रतिरोधक का जो कार्य होता है, मुख्य कार्य यदि कहें तो धारा के प्रवाह का विरोध करना इसका मुख्य कार्य होता है। और यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया संधारित्र, मतलब कि कैपेसिटर, तो कैपेसिटर जो होता है इसका मुख्य काम होता है आवेश संग्रह करना। और इंडक्टर यहाँ पे बी ऑप्शन दिया गया है,
तो इंडक्टर का काम होता है एसी में धारा के जो परिवर्तन हो रहा है उसका विरोध करना, तो ये अलग चीज़ है। और बैटरी की बात करें, जैसे डी ऑप्शन दिया गया, तो बैटरी जो होता है एक तरह से धारा को उपलब्ध कराता है, ये किसी चीज़ का विरोध नहीं करता है। बाकी जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन सा अवयव विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, तो वो केवल यहाँ पे रजिस्टर होता है, ये ध्यान रखिएगा, जिसको हम प्रतिरोध बोलते हैं। ये क्या करता है, ये जो होता है धारा के प्रवाह का विरोध करता है, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। आगे प्रश्न में साथियों पूछा जा रहा है कि कौन सा दोष परिपथ में अचानक बहुत अधिक धारा प्रवाहित कर देता है। जैसे पहला ऑप्शन दिया गया खुला परिपथ। खुला परिपथ तो कहना गलत होगा, क्योंकि खुला परिपथ में धारा प्रवाहित ही नहीं होगा, तो ये अधिक और कम कहना तो बिल्कुल गलत है। और बी ऑप्शन दिया गया ढीला संपर्क, ये भी गलत है। सी ऑप्शन दिया गया शॉर्ट सर्किट, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि शॉर्ट सर्किट में क्या है कि प्रतिरोध जो होता है वो शून्य हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि धारा जो होती है काफ़ी ज़्यादा प्रवाहित होने लगती है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा धारा बहने लगती है। तो इसमें जब आप फ्यूज का उपयोग किए होते हैं या एमसीबी का किए होते हैं, तो एमसीबी टिप हो जाता है और फ्यूज जो होता है वो गल जाता है। तो इसी को लेकर ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इस दोष को पूछा जा रहा है, तो इस दोष को बोला जाता है लघु पतन, और इंग्लिश में शॉर्ट सर्किट बोला जाता है। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया हाई, मतलब उच्च प्रतिरोध जोड़ें, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि उच्च प्रतिरोध जोड़ से एक तरह से धारा जो होती है कम हो जाती है, तो ये कहना बिल्कुल गलत है। जोड़ से तो यहाँ पे मतलब ही नहीं है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 51, जिसमें पूछा जा रहा है कि उपभोक्ता द्वारा उपयोग की गई विद्युत ऊर्जा मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो इसमें साथियों उपयोग किया जाता है जो कि एनर्जी मीटर का। जी हाँ, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, एनर्जी मीटर। कहने का मतलब यह है कि जो एनर्जी मीटर है उपभोक्ता जो है इसका उपयोग करते हैं, तो उपभोक्ता के द्वारा जितना भी यहाँ पे खर्च हुआ है, बिजली का खर्च हुआ है, वो जो यहाँ पर बताने का काम करता है वो ऊर्जा मीटर, जिस जो इस समय यहाँ पे डिजिटल मीटर के नाम से जाना जा रहा है, वही चीज़ है ये। तो ये क्या करता है, बिजली का बिल एक तरह से तैयार करता है, रीडिंग तैयार करके एक तरह से यूनिट में यहाँ पर दिखाने का काम करता है। KWH में, किलोवाट आवर में दिखाता है, यूनिट जिसको बोला जाता है, तो ये इसमें मापने का काम करता है। बाकी अमीटर यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया, तो ये जो होता है केवल विद्युत धारा को एम्पियर में मापता है, और वोल्ट मीटर जो है ये वोल्टेज केवल मापता है। और डी ऑप्शन दिया गया वाट मीटर, तो ये वाट मीटर जो है केवल एक तरह से पावर जो होता है, शक्ति जो होता है उसको मापने का काम करता है। हमारा प्रश्न के अनुसार यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 52, जहाँ पे पूछा जा रहा है कि विद्युत ऊर्जा की गणना के लिए कौन सा सूत्र प्रयोग किया जाता है। विद्युत ऊर्जा की गणना के लिए, तो साथियों विद्युत ऊर्जा की गणना के लिए हम इस्तेमाल करते एनर्जी का, जो कि ई बराबर होता है पीटी। जी हाँ, ई बराबर यहाँ पे होता है पीटी, ये ध्यान रखिएगा। मतलब कि विद्युत ऊर्जा बराबर शक्ति गुणे समय, ये आपका यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है साथियों। और यहाँ पे आपका दिया गया P बराबर वी आई, तो ये तो पावर का सूत्र है, मतलब P बराबर वी आई ये आपका पावर का सूत्र है। और E बराबर PT, तो ये जो है आपका विद्युत ऊर्जा का सूत्र है। और यहाँ पे V बराबर IR यहाँ पे दिया गया, तो ये तो साथियों जो है ओम का नियम का सूत्र है। और I बराबर V अपन R दिया गया, तो ये धारा ज्ञात करने का सूत्र है। क्लियर है, ये भी आपका ओम का ही नियम है, लेकिन पक्षांतर करके यहाँ पे V बराबर IR को लिखा गया है। तो हमारा प्रश्न के अनुसार केवल यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाता है। आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, घरेलू वायरिंग में सामान्यतः किस चालक का प्रयोग किया जाता है। तो घरेलू वायरिंग में तो ज़्यादातर हम जो इस्तेमाल करते हैं कॉपर तार का इस्तेमाल करते हैं, तो आपका बी ऑप्शन सही होगा। चांदी का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि महंगा भी है, और ये सही भी नहीं है, क्योंकि इससे और भी खतरा बढ़ ही जाएगा। चांदी का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये काफ़ी महंगा है, और घरेलू में आप उपयोग करेंगे तो ये तो काफ़ी दिक्कत है। तो चांदी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम तांबा का इस्तेमाल करेंगे, और सबसे ज़्यादा इस समय तांबा का ही इस्तेमाल किया जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 54,
जिसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कुचालक इंसुलेटर की बात किया जा रहा है। तो कापर यहाँ पे दिया गया, हालांकि कापर तो इंसुलेटर नहीं है, एल्युमिनियम भी यहाँ पे इंसुलेटर नहीं है क्योंकि इसमें धारा प्रवाहित होती है। हाँ, ग्लास कांच में धारा प्रवाहित नहीं होती है, तो हम कह सकते हैं कि कांच जो है क्या है, इंसुलेटर है, मतलब इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी। बाकी चांदी में भी धारा प्रवाहित होगी, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 55 जिसमें पूछा जा रहा है ऐसी धारा के प्रति प्रेरक द्वारा उत्पन्न विरोध को क्या कहते हैं। तो इसको साथियों बोला जाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। जी हाँ, यहाँ पे आपका सही होगा ऑप्शन सी, जिसको हम प्रेरकीय रिएक्टेंस के नाम से जानते हैं। कहने का मतलब ये है कि इंडक्टर जो है एसी धारा का विरोध करता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सल जो होता है उसके द्वारा ये करता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पे प्रतिरोध की बात करें तो ये एसी और डीसी दोनों में आपको देखने को मिलता है। और चालकता की बात करें साथियों तो ये तो प्रतिरोध का व्युत्क्रम है। और डी ऑप्शन दिया गया धारिता, तो ये कैपेसिटर का गुण है। क्लियर है, हमारा प्रश्न के अनुसार केवल सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है। बाकी लंबाई को तो प्रभावित करता है क्योंकि लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध भी बढ़ता है, तो ये इसको प्रभाव करेगा। और यहाँ पे दिया गया अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, हालांकि क्षेत्रफल बढ़ने पर प्रतिरोध घटता है, मतलब कि इस पर भी प्रभाव डालता है। और पदार्थ दिया गया है, तो अलग अलग जो पदार्थ होते हैं उनकी जो प्रतिरोधकता होती है वो अलग अलग होती है, तो इसमें भी यहाँ पे प्रभाव पड़ेगा। लेकिन रंग की बात करें तो कलर की बात करें तो कलर से कोई यहाँ पे मतलब नहीं है, तो इस पे यहाँ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई भी कलर का आप यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल सही है। अब मान लीजिए आप कोई वायर यूज कर रहे हैं तो ऐसा थोड़ी नहीं कि लाल वायर रहेगा तो उसमें धारा प्रवाहित होगा, काला वायर होगा तो उसमें नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होता है। तो उसी को लेकर ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तो हम यहाँ पे डी ऑप्शन को सही मारेंगे। चलिए आगे देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है केवल प्रतिरोध वाले परिपथ में वोल्टेज और धारा के बीच फेज कोण कितना होता है। तो फेज कोण जो होता है साथियों वो होता है 0 अंश। जी हाँ, 0 अंश इसलिए होगा क्योंकि शुद्ध प्रतिरोधी जो परिपथ होता है उसमें वोल्टेज और जो करंट होता है एक ही फेज में होता है, तो इसलिए यहाँ पे 0 अंश यहाँ पे सही होगा। 90 अंश तो यहाँ पे कहना गलत है क्योंकि 90 अंश का अंतर एक तरह से शुद्ध प्रेरकीय धारिता और परिपथ में देखने को मिलता है। और 45 तो आपको लगभग सब में देखने को मिलेगा, मिश्रित परिपथ ये आप कहेंगे इसको। और 180 यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया है, तो ये विपरीत दिशा को दर्शाने का काम कर रहा है। हमारा प्रश्न के अनुसार केवल डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 58 की ओर बढ़ते हैं, जहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा उपकरण ऊर्जा को विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में संग्रह करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में कैपेसिटर ही करता है। यहाँ पे आपका दिया गया बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा क्योंकि कैपेसिटर जो होता है विद्युत क्षेत्र के रूप में ऊर्जा संग्रहित करने का काम करता है, और इसी को लेकर ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ए ऑप्शन दिया गया ट्रांसफार्मर, तो ट्रांसफार्मर जो होता है ऊर्जा संग्रह नहीं करता है और न ही यहाँ पे प्रतिरोध ऊर्जा संग्रह करता है। और फ्यूज तो सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाता है, तो ये आपका अलग चीज है। प्रश्न के अनुसार केवल यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कौन सा उपकरण ऊर्जा को चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड के रूप में संग्रह करता है। तो ये आपका होता है प्रेरक। जी हाँ, इंडक्टर धारा जो है प्रवाहित होने पर चुंबकीय क्षेत्र बनाता है और उसी में ऊर्जा संग्रह करता है, तो इसी को लेकर ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। और ए ऑप्शन दिया गया संधारित्र, तो कैपेसिटर जो होता है ये विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा संग्रह करता है। और रियोस्टेट जो होता है, तो ओम का नियम जो आपने सत्यापन किया होगा, तो रियोस्टेट आपने जरूर देखा होगा, ये जो होता है परिवर्ती प्रतिरोध होता है। और डी ऑप्शन दिया गया फ्यूज, तो फ्यूज तो सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाता है। प्रश्न के अनुसार केवल यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है। और इसका उत्तर आप लोग सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
पहला ऑप्शन सोना दिया गया, बी ऑप्शन तांबा है और सी ऑप्शन चांदी है और डी ऑप्शन एल्युमिनियम है। कौन सा ऑप्शन आपको यहाँ पे सही लग रहा है? सभी लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिएगा।